हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अंगीरा मैम। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के जो लास्ट 2 चैप्टर्स है एचएससी के वो कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट 8 चैप्टर्स कंप्लीटेड है, उसके भी वीडियोस आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो अभी 9th चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करें दैट इज़ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। अभी मनी मतलब क्या? पैसा। ये पैसा हमारे जो मार्केट है, हमारी फाइनेंशियल इकोनॉमी है, उसमें कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंस क्या है? हमारी बैकबोन ऑफ इकोनॉमी है। आज के ज़माने में और इन दिस सेंचुरी विदाउट मनी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कुछ भी करना होगा तो पैसों की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। सो ये क्या है? हमारा बैकबोन है। मतलब फाइनेंस या फिर जो पैसा है वो हमारी कंपनी का क्या है? बैकबोन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? तो हमारे बिजनेस हो गए, हमारी गवर्नमेंट के जो भी पर्पसेस रहेंगे, जो हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट इसमें पब्लिक फाइनेंस में काफ़ी हद तक देख लिया था, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी। अभी मेरा ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है कंट्री का, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर मोबिलाइजेशन एलोकेशन ऑफ फंड्स। मतलब फंड्स अरेंज करो और उसको एलोकेट करो जहाँ जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, ये चीज़ों पे वो वर्क करता है। तो मेरा जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मनी। मनी ये बहुत इंपॉर्टेंट और बैकबोन है हमारे कंट्री या कोई भी कंट्री के इकोनॉमी के लिए। ये इसमें गवर्नमेंट और पर्सनल दोनों भी चीज़ें आती है। और इसके जो सिस्टम्स में 4 पार्ट्स है या फिर सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो फर्स्ट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द सेकेंड इज फाइनेंशियल मार्केट, थर्ड इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फोर्थ इज फाइनेंशियल सर्विसेज। हर एक चीज़ को हम लोग इंडिविजुअली इन डिटेल सीख लेते हैं। सो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? तो फाइनेंशियल मार्केट अ मार्केट वेयर सेल एंड द परचेस ऑफ फाइनेंशियल असेट्स सच एज स्टॉक, डेरिवेटिव्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेन करेंसीज आर अंडरटेकन। मतलब ऐसा मार्केट जहाँ पे हमारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स हो गए, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड हो गए, ये सारी अलग अलग चीज़ें हम लोग एक साथ क्या कर देते हैं? मार्केट में आके परचेसिंग एंड सेलिंग हो जाती है। जैसे कि ऑपरेट्स द बैंक्स एंड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स, डिस्काउंट हाउसेस एक्सेट्रा। मतलब हमारे जो SIPs हो गए, इन्वेस्टमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ों पे भी ये वर्क करता है। तो इसमें एजेंट थ्रू भी जाते हैं। एजेंट इज़ अ थर्ड पार्टी जो कंपनी एंड इन्वेस्टर्स के बीच में रहती है। सो अभी हमारा फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक है मनी, दैट इज मॉनेटरी कैपिटल या फिर कमोडिटी मार्केट, दूसरा है कैपिटल मार्केट। फर्स्ट जाते हैं हम लोग मॉनेटरी मार्केट या फिर मनी मार्केट की तरफ। मनी मार्केट बेसिकली एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रहता है, क्योंकि हमारे पास इसमें मोस्ट ऑफ लिक्विड कैश ज़्यादा रहती है और ये जो कैश रहती है वो विद इन अ ईयर वगैरह क्लियर आउट हो जाती है। तो इसके लिए एक शॉर्ट टर्म फंड्स भी इसको कहा जाता है। इसमें या तो हम लोग पैसा लेंड मतलब उधारी पे देते हैं या फिर किसी से उधारी पे लेते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हाईली लिक्विड है, लेस रिस्की है, इजी मार्केटेबल है और मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर है। मतलब कैश में रहता है तो इजीली हम लोग मतलब वो ऐसी चीज़ है जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकती है। अगर फाइनल अकाउंट्स या किसी को अकाउंट्स बुक कीपिंग का जो बेसिक फाइनल अकाउंट्स का जो कॉन्सेप्ट हो अगर पता होगा तो हमारी लिक्विडिटी मतलब क्या होता है कि ईजीली जो एनकैश हो सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं करंट असेट्स के बारे में। जैसे हो गया स्टॉक वगैरह हो गया, डेटर्स हो गए, तो ये सारे हमारे करंट असेट्स है। ये जो करंट असेट्स है वो ईजिली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं करंट असेट्स। तो फिर यही यहाँ पे है, मनी मार्केट भी वही है कि 1 साल के अंदर वो पूरा ख़त्म हो जाता है और ये इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है सेल करके या उसके पैसे रिसीव करके। आगे ये जो मनी मार्केट है वो मनी मार्केट 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर जो प्रॉपरली रजिस्टर्ड है और दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज में आता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिस्काउंट्स एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, इंडिजीनियस। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में क्या क्या आते हैं? तो इंडिजीनियस, मनी लेंडर्स, अनरेगुलेटेड, नॉन बैंकिंग, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। सो ये जो 2 पार्ट्स है उसको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। एक है जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब जो प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड रहता है या प्रॉपर्ली गवर्नमेंट के अंडर आता है या फिर वो एज कम्पेयर टू अनऑर्गेनाइज बहुत बेनिफिशियल है। अनऑर्गेनाइज में आते हैं इंडिजीनियस, मनी एंड अनरेगुलेटेड, नॉन बैंक्स। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ RBI। RBI इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। RBI ये बेसिकली 1934 में सेटअप हुआ था और ये जो सेटअप हुआ था वो हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशंस पे सेट हुआ था। और इसका जो मतलब ये सेट हुआ 1934 में, बट ये काम करना कब उसका शुरू हुआ? इन द फर्स्ट ईयर ऑफ 1 अप्रैल 1930
सो एक्ट है 1934, ऑपरेट या स्टार्ट हुआ 1935, और ये नेशनलाइज कब हुआ 1949, 1 जनवरी 1949। ये तीनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स में कुछ ना कुछ इससे आ सकता है। अभी सेंट्रल बैंक का डेफिनेशन क्या है? सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच कंट्रोल्स द क्रेडिट। मतलब सेंट्रल बैंक ऐसी बैंक है जो क्रेडिट मतलब उधारी पे कंट्रोल रखती है, ठीक है। मतलब वो कंपनी वो बैंकों की बैंक है। हम लोग एकदम सिंपल वर्ड्स में बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज बैंकर्स बैंक। मतलब बैंक को लोन देना, बैंक कितने हद तक इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, कौन से पॉलिसीज ला सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे वो फोकस करती है। वो क्या क्या काम करती है वो इन डिटेल तो अभी हम लोग देखेंगे फंक्शंस में। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इशू ऑफ करेंसी नोट्स। हमारे जो कॉइन्स के अलावा, मतलब कॉइन्स वो नहीं प्रिंट करते हैं, और कॉइन्स और 1 रुपये के नोट्स आरबीआई प्रिंट नहीं करती है, बट अदर देन दैट सारे नोट्स हमारे अभी 10 रुपीज़ के हो गए, 20 रुपीज़ के हो गए, 50 रुपीज़ के हो गए, 100 रुपीज़ के हो गए, 200 हो गए, 500 हो गए, तो सारे के सारे नोट्स जो होते हैं वो प्रिंट कौन निकालता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई। सेकेंड, अभी ये प्रिंटिंग किस हिसाब से की जाती है? अभी पहले के टाइम पे ऐसा लॉजिक बोला जाता था कि जितना कंट्री के पास गोल्ड मिलेगा उतना उनको नोट्स प्रिंट करने का राइट है। बट जैसे जैसे चीज़ें बदलती गई, जैसे जैसे हम लोग आगे आते गए, वैसे वैसे यहाँ पे मिनिमम रिजर्व सिस्टम आ गया। मिनिमम रिजर्व सिस्टम ये 1957 में आया था। सो इसमें क्या था कि आरबीआई ने क्या डिसाइड किया? पहले तो गोल्ड के हिसाब से होता था, पहले पूरी चीज़ें गोल्ड के हिसाब से कितनी हम लोग रखेंगे, मतलब कितने प्रिंट होंगे, नोट्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें हमारे गोल्ड कितना उसके हिसाब से होती थी। अब भी यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों को मिनिमम गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं उसके जो रिजर्व्स हैं वो, और मिनिमम गोल्ड मतलब कितना रहना चाहिए, मिनिमम गोल्ड हाँ, RBI required to maintain the minimum gold and foreign exchange reserve of rupees 200 and at least 115 crores should be the gold। मतलब मेरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना होना चाहिए? 200 करोड़ का होना चाहिए, और मेरा जो गोल्ड है वो मिनिमम 115 करोड़ का होना चाहिए। उसके अलावा 85 करोड़ जो बचे हुए हैं, 85 करोड़, उसमें हमारी फॉरेन करेंसी होगी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। मतलब हमारी इतनी जो है ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम हम लोगों को रखनी होगी नोट्स प्रिंट करने के लिए। मतलब ये इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमारे कितने नोट्स या कितनी करेंसी प्रिंट आउट होगी ये देखा जाता है। नेक्स्ट आता है बैंकर्स टू गवर्नमेंट। अभी ये जो आरबीआई है ये सिर्फ बैंक्स को लोन्स नहीं देता है, गवर्नमेंट को भी लोन देता है, गवर्नमेंट को भी फंड्स वगैरह प्रोवाइड करता है। सो नेक्स्ट है ये बैंकर्स बैंक है। अभी बोला कि दूसरे बैंक्स को भी ये लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। इट इज़ अ सेंट्रल बैंक, ये बीच में जो है सभी बैंक्स को हैंडल करने वाली, सभी बैंक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने वाली बैंक है। फिर आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, मतलब हमारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं या फिर रुपी को हम लोग जब भी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं या रुपी को करेंसी में दूसरे करेंसीज में स्टेबिलिटी लाने का काम करती है, ये भी आरबीआई ही देखती है। नेक्स्ट आता है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट मतलब क्या कि हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो कितना रुपीस तक लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के, एक स्लैब रहता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक कितना इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ये लोग देखते हैं। इसमें स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो मतलब बेसिकली कैश रिजर्व रेशियो, मतलब CRR और SLR भी यही लोग ओपन मार्केट में डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। मतलब आरबीआई क्या करती है, एक स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करती है कि हमारी कंट्री की मॉनेटरी सिचुएशन क्या है, हमारी कंट्री मनी वाइज या इकोनॉमी वाइज कहाँ पे है, और उसका एक स्टैटिस्टिक्स हम लोगों को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है प्रमोशंस एंड द डेवलपमेंटल फंक्शंस। मतलब वो सिर्फ बैंकर्स बैंक या गवर्नमेंट को पैसा नहीं देती है, पर हमारी कंट्री के डेवलपमेंट, रूरल एरियाज़ को डेवलप करना और अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ लाना, डिपॉजिटर्स ग्रो करना, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करने के लिए भी उतना ही सपोर्ट करती है। सो ये हो गया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज़ सेंट्रल बैंक, और इसमें ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक है क्योंकि ये बैंक बैंकर्स की बैंक है, बैंक को वगैरह फंड्स प्रोवाइड करती है, कमर्शियल और उसके अलावा गवर्नमेंट्स को भी लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है। सेकेंड आता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो है वो एक टाइप का इंटरमीडिएरी कंट्री का बैंक है, विद इन द कंट्री वगैरह जो बैंक चलते हैं वो है। तो ये लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट्स वगैरह एक्सेप्ट करते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं, एडवांसेस देते हैं। उसके अलावा ये बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर ही काम करती है। तो इसमें 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक है पब्लिक, प्राइवेट, रीजनल, फॉरेन।
पब्लिक मतलब क्या, जो गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। कॉमन पब्लिक, कोई भी पब्लिक इसमें जाके मतलब कोई भी पब्लिक कंपनी, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक में कोई भी कॉमन पब्लिक जाके उसमें अकाउंट वगैरह खोल सकता है, और ये इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस सबसे ज़्यादा है। प्राइवेट कंपनी में भी कोई भी जाके बैंक अकाउंट्स खोल सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस काफ़ी हद तक कम होता है। इनके डिसीजंस ये खुद ले सकते हैं काफ़ी हद तक। एक सर्टन लेवल के बाद ऑब्वियसली बाकी डिसीजंस गवर्नमेंट के पास वगैरह चले जाते हैं, पर काफ़ी हद तक डिसीजंस इनके खुद वो लोग लेते हैं। फिर आते हैं रीजनल रूरल बैंक, मतलब छोटे छोटे गांव में मर्चेंट्स बैंक वगैरह हम लोगों ने देखे होंगे, मर्चेंट बैंक, अर्बन बैंक। तो ये सारे जो रीजनल रूरल, पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर रूरल एरियाज़ में जो बैंक्स चलते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन बैंक, जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे बैंक्स चलते हैं वो होते हैं। सो अभी जो हमारा कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक का डेफिनेशन क्या है? अ बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी और डीलर ऑफ लोन्स एंड डेट, मतलब एक ऐसी बैंक जो हमें लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है इसके फंक्शंस। तो इसके फंक्शंस क्या है? जैसे कि आरबीआई के बारे में देखा कि आरबीआई क्या क्या काम करती है और किस हिसाब से करती है, तो यही चीज़ें कमर्शियल बैंक के बारे में भी हमें यहाँ पे दी गई है। सो बेसिकली कमर्शियल बैंक जो है फर्स्ट पार्ट करती है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, मतलब हम लोगों से डिपॉजिट्स लेते हैं। डिपॉजिट मतलब क्या? मेरा ही पैसा कहीं तो भी इन्वेस्ट हो जाएगा, या कहीं तो भी हम लोग टेम्परेरी मतलब सेव करेंगे, या तो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए या फिर रेगुलर बेसिस ऑफ टाइम के लिए। सो बेसिकली क्या है? फिक्स डिमांड और टाइम डिपॉजिट। सो डिमांड डिपॉजिट क्या रहता है कि जहाँ पे हम लोग सेविंग्स अकाउंट्स में, हमारे सेविंग अकाउंट में वगैरह हम लोग क्या करते हैं, हमारे पैसे इन्वेस्ट डाल देते हैं। मतलब मेरे पास जो मेरा बैंक अकाउंट है उसमें मैंने पैसा डाल दिया, जब चाहिए मैंने निकाला, नहीं निकालना नहीं निकाला, रख दिया। सो वो हो गए मेरे डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। मतलब मैंने क्या किया? करंट अकाउंट या फिर सेविंग्स अकाउंट। जो करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट मतलब क्या? सो जो बिजनेसमैन है, जो इसके बिजनेसेस है, उनके जो अकाउंट्स निकलते हैं वो होते हैं करंट अकाउंट्स। वेल सेविंग अकाउंट जो हम कॉमन पीपल जो अकाउंट ओपन करते हैं बैंक में जाके, वो होता है सेविंग अकाउंट। तो हम लोग बस उसमें जाके पैसा डाल देते हैं, हम लोग कहीं और इन्वेस्ट नहीं करते। वेल टाइम डिपॉजिट क्या होता है? ये हम लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, लाइक फिक्स डिपॉजिट हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट्स हो गया। फिक्स डिपॉजिट क्या है कि लमसम अमाउंट, फॉर एग्जांपल लो मेरे पास 10 लाख रुपए मैंने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिए एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, समझो 10 साल के लिए डाल दिए, तो 10 साल के बाद में वो पैसा विड्रॉ करूंगी। उसके बीच में ना मेरे को कोई और पैसा उसमें डालना है, ना मेरे को ना कुछ और एक्सपेंसेस उस पर होने वाला है। वाइल रिकरिंग डिपॉजिट क्या रहता है? एवरी मंथ सपोज मैंने डिसाइड किया कि मेरे को रिकरिंग डिपॉजिट दैट इज आरडी ओपन करना है, एवरी मंथ मैं 1000 रुपीज़ उसमें डालूंगी। सो एवरी मंथ 1000 रुपीज़ डालूंगी। सो एवरी मंथ मेरे को 1000 पे ऑफ करना है, एक पर्टिकुलर जितने साल के लिए मैंने डिसाइड किया है उतना, और वो पूरा पीरियड खत्म होने के बाद मेरे को क्या मिलेगा? वो सारा पैसा विद द इंटरेस्ट रिटर्न मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है वो प्रोवाइडिंग द लोन्स एंड एडवांसेस। वो लोग हमें लोन्स भी देते हैं, एडवांसेस भी देते हैं। लोन्स जो बेसिकली शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों भी टाइप्स के हैं। शॉर्ट टर्म मतलब जो 1 ईयर में जो हम लोगों को लोन पे ऑफ करना रहता है वो होता है। मीडियम टर्म मतलब जो 1 ईयर टू 3 और 5 ईयर्स के अंदर जो लोन्स हम लोग पे ऑफ करते हैं वो। और लॉन्ग टर्म लोन्स रहते हैं जो सालों साल चलते हैं, मोर देन 5 ईयर्स हमारे जो लोन्स वगैरह चलते हैं वो इसमें आते हैं। नेक्स्ट आता है एंशिलियरी फंक्शन। एंशिलियरी फंक्शंस मतलब ट्रांसफर ऑफ फंड्स, कलेक्शन ऑफ मनी, मेकिंग पीरियडिकल पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, मर्चेंट बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज, मतलब ये फॉरेन करेंसी भी एक्सचेंज कर लेता है। हमारी जो पीरियडिक पेमेंट मतलब एवरी 3 मंथ्स के बाद डायरेक्टली मेरे ये पर्टिकुलर बिल उसको पे ऑफ हो जाएगा, एक पर्टिकुलर इंसान को पे ऑफ हो जाएगा। या फिर बैंक कुछ कलेक्शंस हो गए, फंड्स एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना, ये सारी चीज़ें भी वो लोग कर लेते हैं। फिर आता है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन मतलब demand and time deposit constitute a primary deposit of a bank after meeting the reserve requirement and out of the net demand demand and the time deposit constitute the primary deposit of bank after meeting the reserve requirement out of the net demand and the time liability of the balance amount is used for गिविंग लोन्स। मतलब एक बार मेरा जो डिमांड डिपॉजिट है या फिर मेरे जो रिजर्व्स है मेरे कंपनी कमर्शियल बैंक ने जो भी रिजर्व्स का डिसाइड किया होगा, वो उतने रिजर्व्स अगर मेरे पास अवेलेबल हो गए तो उससे ज़्यादा जो पैसा होगा वो मैं लोन फॉर्म में लोगों को दे सकती हूँ। नेक्स्ट आता है, अभी कमर्शियल बैंक का एग्जाम्पल एक दे देती हूँ। बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सारे मेरे कमर्शियल बैंक्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट गो टू कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक एक्ट 1904 के अंडर काम करता है। इसमें जो है ये स्मॉल और मीडियम इनकम ग्रुप से मतलब छोटे छोटे 1 ईयर या फिर
मीडियम टर्म के जो लोन्स वगैरह रहते हैं, फंड्स रहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं, उस पर वो फोकस करते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक 3 पार्ट में है, दैट इज स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड प्राइमरी। प्राइमरी मतलब बेसिकली एकदम छोटे लेवल पे एक पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट मतलब हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, और स्टेट जो हमारे स्टेट लेवल पे होते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग कोऑपरेटिव का देखा जाए तो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक्स, महाराष्ट्र श्रेष्ठ कोऑपरेटिव बैंक भी हमारे कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आते हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज DFI। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली ये मीडियम और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए लोग फंड्स वगैरह नहीं प्रोवाइड करते हैं, ये मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स प्रोवाइड करते हैं। और ये जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में। फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल बैंक जो ओपन हुआ था 1948 में हुआ था। सो डेवलपमेंट फाइनेंशियल बैंक में एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं विच इज़ वर्ल्ड बैंक। और ये जो फाइनेंसेस प्रोवाइड करते हैं वो डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, दैट इज़ DFHI के अंडर भी आता है, जो सेटअप होता है 1988 में। और उसकी जो कमेटी है, मतलब ये रेकमेंड किसने किया था, ये बैंक सेटअप करना है, इसका डिसीजन या इसका रिकमेंडेशन किसने दिया, तो वाघुल कमेटी ने दिया था। सो ये हो गए हमारे सारे ऑर्गेनाइज्ड बैंक, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स या फिर ऑर्गेनाइज्ड बैंक। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, मतलब जो जिसमें यू कैन से लाइक गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना के बराबर है। सो अनऑर्गेनाइज्ड बैंक में जैसे कि हम लोग बैंक ये ऐसे बैंक से जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंडिजीनियस, मनी लेंडर, अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। सो फर्स्ट आता है इंडिजीनियस बैंकर। इंडिजीनियस बैंकर मतलब कौन रहता है, जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स, जो 1 साल के अंदर खत्म जो लोन पे ऑफ करना है, छोटे छोटे लोन्स लाइक 10,000 15,000 के लोन्स वगैरह वो लोग प्रोवाइड करते हैं, उसको हुंडी भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मनी लेंडर्स, जो छोटे छोटे गांव में ज़मींदार वगैरह रहते हैं, वो लोग फार्मर्स को वगैरह ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं मनी लेंडर्स। और थर्ड आता है अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। सो ये लोग कौन होते हैं, जो हमें जैसे कि निधि, चिट फंड, लोन कंपनीज जो रहते हैं वो सारे आते हैं। अच्छा, इंडिजीनियस का एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, बजाज और आदित्य बिरला का हम लोग ले सकते हैं। सो अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज मतलब जो चिट फंड्स वगैरह ओपन होते हैं हमारे, या फिर लोन कंपनीज रहते हैं जो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोगों को लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ऐसे लोग रहते हैं जिसमें जो रेगुलर कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड रहता है। और निधि इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट इसमें मिलेगा। लोन कंपनीज आर द फाइनेंस कंपनीज जो फाइनेंशियली पैसा हम लोगों को प्रोवाइड करती है, उनके पास फाइनेंस अच्छे हद तक रहता है उस पर ये जो निधि, चिट फंड और लोन कंपनीज होते हैं जो नॉर्मली ऑर्गेनाइज सेक्टर बैंक्स है, वहाँ पे अगर आपको 12% पे लोन मिल रहा है तो यहाँ पे उससे ज़्यादा में मिलेगा, 14, 15, 20 भी मिल सकता है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। अभी ये मनी मार्केट तो जो शॉर्ट टर्म मोस्ट ऑफ यूज़ होता है, जो विद इन अ ईयर ख़त्म हो जाता है, ऐसा होता है। तो उसका रोल क्या है, इसमें हम लोग क्या रोल्स प्ले करने वाले हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द बोरोवर्स, मतलब हमारे जो बोरोवर्स है या फिर हमारे जो हम लोग जो लोन, हमारी जो बैंक्स हम लोगों को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने वाली है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होगी। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के अंदर ही हम लोगों को वो लोन क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, पे ऑफ करना पड़ेगा। सो ये शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट बोरोवर्स है, जिसको छोटे छोटे, चलो मेरे को फॉर एग्जांपल ले लो कि अभी फेस्टिवल आ रहा है तो मेरे को कोई शॉप निकालना है टेम्परेरी 1-2 महीने के लिए, उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो ऐसे छोटे मोटे लोन्स वो लोग दे देंगे। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लिक्विडिटी मैनेजमेंट मतलब क्या कि इफ द फैसिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड लिक्विडिटी ऑफ द मनी ऑफ द इकोनॉमी इज मॉनेटरी ऑथराइज्ड, मतलब ये जो मनी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो अच्छे से वो मैनेज कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। This enables the investors to hold a portfolio in the different financial assets, which turns helps into the minimizing the risk and maximizing the returns. मतलब यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं ना, वो इन्वेस्ट करते हैं, और इसमें जो इन्वेस्ट किए जाते हैं पैसे, इसमें से हमारे पास रिस्क तो होता है। अभी इन्वेस्टमेंट्स कहीं भी करने जाओ, कौन सी भी बैंक में करो, कोई भी कंपनी में करो, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, किसी में भी करो, रिस्क तो हर जगह होगा। पर यहाँ पे जो हमारा मनी मार्केट का रोल है, यहाँ पे हमारा रिस्क है पर मिनिमम है, पर रिटर्न्स अगर अच्छे मिले तो बहुत अच्छे भी मिल सकते हैं।
नेक्स्ट आता है इक्विलिब्रेटिंग द मैकेनिज्म। इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म मतलब जहाँ पे हमारे जो रिसोर्सेस है वो अच्छे से कैसे यूज़ हो गए, मतलब मेरे पास अगर पैसा है तो वो कौन सी अच्छी जगह इन्वेस्ट हो सकता है कि उससे मेरे को ज़्यादा रिटर्न्स मिल पाए, इस पर फोकस किया जाता है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट को फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट में रह सकती है हमारे ट्रेजरी बिल्स के लिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या, जो हमारी सेंट्रल बैंक इंप्लीमेंट करती है, मतलब ऐसी पॉलिसीज जो सेंट्रल बैंक इंप्लीमेंट करती है, जैसे कि नोट्स कितने प्रिंट हो गए, लोन कितना जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, फिर रिटर्न्स कैसे लिए जाएंगे, इकोनॉमिकली हम लोग कैसे ग्रो होंगे, रिजर्व्स कितना उनको रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है इकोनोमाइजेस द यूज़ ऑफ कैश, मतलब मेरे पास जो मनी है, जितना भी मेरे पास कैश है उसका यूज़ मैं किस हिसाब से कर सकती हूँ और कितने लेवल तक कर सकती हूँ, इसका देखा जाता है। फिर आता है ग्रोथ ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड ट्रेड, मतलब मेरा जो इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, परचेसिंग सेलिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोगों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिलता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि अभी मैंने एक पर्टिकुलर पर्सन से कुछ गुड्स खरीदे, मैंने उसको बोला 3 महीने के बाद मैं आपको पैसा दे दूंगी, तो उसका एक बैंक के पास बिल बनता है और वो बिल का पेमेंट मेरे को उसको करना पड़ता है जब भी हमारा डिसाइडेड होता है वो टाइम पे, तो वो होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसको डिस्काउंट वगैरह किया जाता है बैंक की तरफ से, ये सब इसमें देखा जाता है। फिर उसमें प्रॉब्लम इन इंडियन मनी मार्केट, अभी ये तो हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा कि हमारे मनी मार्केट का, इंडिया के मनी मार्केट का रोल क्या है, ठीक है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, मतलब इंडियन मनी मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर सकते हैं। सो फर्स्ट है ड्यूअल स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, मतलब यहाँ पे कैसे कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। सो कभी कभी क्या हो सकता है, डबल काउंटिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर तो ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल है, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास हो जाती है अवेलेबल, पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऐसे रहते हैं जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास नहीं होती है, उसका कंट्रोल गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं ले सकती है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी स्विच होता रहता है। आरबीआई तो दे देती है कि बाबा यहाँ से यहाँ तक आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दो, ठीक है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर उस हिसाब से वर्क भी करते हैं, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर उस हिसाब से वर्क करेंगे इसकी गारंटी नहीं है। नेक्स्ट आता है शॉर्टेज ऑफ फंड्स, कभी कभी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी लोन्स की, पर हमारे पास उतने फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे। सीजनल फ्लक्चुएशन, जैसे मोस्ट ऑफ देखो शादी आ गई या फिर न्यू एडमिशन, जैसे एजुकेशन पीरियड का जो न्यू एडमिशन्स का पीरियड आ गया, तो वो टाइम पे लोन्स की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू अदर सीजन्स। फिर आता है फार्मिंग के टाइम पे भी लोन की जो स्कीम्स और पॉलिसीज अलग अलग आ जाती है, जब भी फार्मिंग का मेन सीजन आ जाता है, एग्रीकल्चर का सीजन आ जाता है। फिर आता है लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या कि बैंकिंग फैसिलिटीज ऑफ अ कंट्री स्टिल इनएडिक्वेट टू inaccessible vulnerable groups such as weaker section and the low income groups, मतलब यहाँ पे ना जो लो इनकम है, इनको इनकम कम है पर उनको पैसों की ज़रूरत है, पर वो लोगों को गवर्नमेंट या फिर वो जो बैंक होते हैं वो लोग एज सच लोन्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करते हैं या फिर कम लेवल पे करते हैं, क्योंकि देयर आर चांसेस कि उनका इनकम सोर्स अगर अच्छा नहीं तो इतना बड़ा लोन वो लोग पे ऑफ कर पाएंगे या नहीं, इसके लिए। नेक्स्ट आता है डिले इन द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। अभी पहले के टाइम पे जो बैंक्स वगैरह वर्क करते थे और अभी के टाइम जो बैंक्स वगैरह वर्क करते हैं, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है मतलब क्या कि वो टाइम पे सारी चीज़ें जो बैंक में होती थी वो बुक में रिकॉर्ड होता था, लिखा जाता था, काउंटिंग हाथ से की, पर अभी क्या पूरा कंप्यूटराइज हो गया है, अभी वो टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे हमारी ग्रो करी है। फिर आते हैं रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन मनी मार्केट। अभी हमारे मनी मार्केट में क्या क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं या फिर हमारा मनी मार्केट किस हिसाब से वर्क करता है। सो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ ट्रेजरी बिल इन द मैच्योरिटी पीरियड, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, दैट इज MMFS। सो बेसिकली हमारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स भी आए हैं यहाँ पे हमारी जो बैंक में, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, नए नए बिल्स और कमर्शियल पेपर्स या सर्टिफिकेट्स भी बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है RBI रेपोज, रिजर्व रेपोज आर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मतलब उन्होंने रिजर्व्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी अलग अलग लिक्विडिटी या फिर अलग अलग फैसिलिटीज, अलग अलग पॉलिसीज के साथ इंट्रोड्यूस किया है। इंटरेस्ट रेट आर टू बी डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, मतलब इसका जो इंटरेस्ट रेट भी है वो लार्जली एज कम्पेयर मार्केट के हिसाब से है।
फिर NEFT और RTGS आ गया, मतलब इमीडिएट मतलब ऑनलाइन फ़ोन से हम लोग क्या करेंगे, पे ऑफ कर देंगे मनी इमीडिएटली यार आफ्टर 2 आवर्स जो हमारा रहेगा वो। इलेक्ट्रॉनिक पैटर्न आ गया अपग्रेड करके, गूगल पे वगैरह आ गए। नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल मार्केट। सो कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम लोग हमारे जो पैसे है, हमारी जो फाइनेंसेस है, वो हम लोग कोई तो कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, डेप्थ हो गए, ठीक है। तो वो हो गया मेरा कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट एक डेवलपमेंट पैटर्न में है जिसमें कंपनीज को कुछ ना कुछ पैसों की ज़रूरत है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और हम लोगों को रिटर्न्स की ज़रूरत है। तो वो दोनों एक साथ आके ये कैपिटल मार्केट क्रिएट होता है। तो ये जो कैपिटल मार्केट है 4 पार्ट्स में है। एक है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, एक है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़, एक है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और एक है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। सो पहला है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट मतलब क्या, जहाँ पे गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा मनी मार्केट जहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट अच्छा खासा है, भले वो मीडियम लेवल हो या ज़्यादा हो, बट है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट मतलब जहाँ पे मार्केट में हमारे शेयर्स हम लोग परचेस एंड सेल करते हैं। सो मार्केट में शेयर्स परचेस एंड सेल करना मतलब क्या, कि जहाँ पे हमारी IPO और FPO प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैटर्न में वो होता है। प्राइमरी मतलब क्या कि कंपनी ने डिसाइड किया कि मेरे को अभी पैसों की जरूरत है, मैं पर्टिकुलर शेयर्स मार्केट में ला रहा हूँ, मतलब फ्रेशली वो शेयर्स कंपनी ने मार्केट में लाए, तो ये हो गया IPO, दैट इज न्यू इशू, उसको प्राइमरी मोड बोलते हैं। सेकेंडरी मोड क्या रहता है कि अभी वो जो प्राइमरी कंपनी ने जो शेयर्स लाए ना मार्केट में, उसमें से कुछ शेयर्स मैं खुद के नाम पे खरीद रही हूँ, और अभी मेरे को 1-2 महीने के बाद अच्छा खासा रिटर्न आ गया, मेरे को सोचा अभी मार्केट में सेल आउट कर देती हूँ, मेरे को मेरा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मैंने जो सेल किया, और मैंने जब भी सेल किया किसी और ने सेम शेयर्स परचेस कर लिए, तो किसी और ने वो शेयर्स परचेस कर लिए, तो वो हो गया सेकेंड हैंड, क्योंकि पहले किसके पास थे, मेरे पास थे, मेरे नाम पे थे, मेरे नाम से वो उसके नाम पे ट्रांसफर हो गए। ये BSE दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अंडर आता है। फिर आता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज DFIs। DFI बेसिकली हमारा जो इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, FIFCI, इसके अंडर वर्क करता है। इसमें एग्जिम बैंक आ गया, बैंक ऑफ इंडिया आ गया, ये लोग जो हमारे कंट्री के फाइनेंशियल सिचुएशन को डेवलप और ग्रो करने के लिए फोकस करते हैं, वो है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज मतलब क्या, इट इज़ अ लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर्स, मतलब मेरे जो इन्वेस्टर्स है और मेरे जो बोरोवर्स है, उन दोनों में लिंक, मतलब मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना है, किसी को पैसों की ज़रूरत है, किसी कंपनी को, तो मेरे को एक एजेंट या कोई तो बताएगा कि ये कंपनी अच्छा है, इसमें इन्वेस्ट कर दो। तो ये दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट करने का काम करती है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ कैपिटल मार्केट। सो रोल ऑफ कैपिटल मार्केट क्या है, तो फर्स्ट है मोबिलाइजेस द टर्म सेविंग, मतलब लॉन्ग टर्म सेविंग, मतलब सालों साल के लिए। एक बार मैंने इन्वेस्ट किया तो 1-2 साल में नहीं निकालने वाली, मिनिमम 5-6 साल, 10 साल, 15 साल तो रख दूंगी। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड्स द इक्विटी टू कैपिटल। इक्विटी इज अ टाइप ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर्स आर द टाइप ऑफ कैपिटल जो एक बार कंपनी में चले गए तो वापस बाहर नहीं हो पाएंगे। उसमें जो भी परचेसिंग एंड सेलिंग होगा वो बाद में मार्केट में ही होगा, कंपनी से उसको कुछ लेना देना एज सच नहीं होता है। फिर आता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब क्या, कि मेरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है, मेरी प्रोसीजर्स कैसी है, सेटलमेंट्स कैसे है, परचेस एंड सेल ऑफ जो स्टॉक है वो किस हिसाब से किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्विक वैल्यूएशंस। क्विक वैल्यूएशंस मतलब क्या, कि जहाँ पे हमारी जो इक्विटी है या डेप्थ है वो किस हिसाब से हम लोग परचेस एंड सेल कर सकते हैं उसके। फिर आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या, कि जो रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स है वहाँ पे हमारे जो शेयर्स वगैरह है वो किस हिसाब से वर्क करेंगे। नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम्स। अभी मार्केट है, फाइनेंस है, भले वो शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, मतलब मनी हो या कैपिटल हो, मैटर नहीं करता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करने ही वाले हैं। सो इसमें कैपिटल मार्केट में हम लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइनेंशियल स्कैमिंग। फाइनेंशियल स्कैमिंग का मतलब क्या होता है, कि जहाँ पे हम लोग फाइनेंशियली फ्रॉड्स हो, या फिर हमारे जो लॉस हो कैपिटल मार्केट के रिलेटेड, या फिर पब्लिक डिस्ट्रक्ट्स के रिलेटेड, या फिर इन्वेस्टर्स के रिलेटेड स्कैम्स हो जाते हैं, फ्रॉड्स हो जाते हैं। पहले के टाइम पे जब भी सेबी बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था, वरना शेयर मार्केट में काफ़ी हद तक जो कॉमन इन्वेस्टर्स हैं उन पे काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ फ्रॉड्स वगैरह हो जाते थे। नेक्स्ट आता है इनसाइडर ट्रेडिंग एंड प्राइस मैनिपुलेशन, मतलब नॉन पब्लिक या फिर पब्लिक को मालूम नहीं रहता कि इंटरनली वो परचेसिंग एंड सेलिंग का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो किस हिसाब से चल रहा है। इनएडिक्वेट डेप्थ इंस्ट्रूमेंट, मतलब हमारे पास जो इन्वेस्टर्स है या फिर जो भी कॉस्ट है या फिर जो भी हमारे
एंटरप्राइजेस है स्मॉल टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में, तो उनके जो डेप्थ इंस्ट्रूमेंट है, फिर फंड्स किस हिसाब से यूज़ किए गए वो नहीं मालूम होता है। डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, मतलब जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर का परचेसिंग सेलिंग है, उसके रेट्स कम ज़्यादा हो जाते हैं, इन्वेस्टर्स कई ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते, कई कम इन्वेस्ट कर देते। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, अभी ऐसे नहीं कि बाबा शेयर मार्केट है तो सबको 100% इन्फॉर्मेशन होगी, किसी को होगी किसी को नहीं होगी। तो और कभी कभी कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, फिर भी वो लोग जाके वो कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। सो अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन द कैपिटल मार्केट। सो कैपिटल मार्केट में हमारे जो रिफॉर्म्स थे वो किस हिसाब से काम है। बेसिकली यहाँ पे ना सेबी एक इंट्रोड्यूस हुआ था। सेबी का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जो आया था 1988 में, उसको पावर्स मिली थी 1992 में, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता था कि पहले के टाइम पे है ना, जो भी शेयर होल्डर्स वगैरह रहते थे, इन्वेस्टर्स होते थे, वो लोग है ना कंपनीज में तो इन्वेस्ट कर देते थे, पर मोस्ट ऑफ टाइम उनके साथ है ना फ्रॉड हो जाता था। तो ये फ्रॉड ना हो या कम से कम हो, इसके लिए जो फोकस किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सेबी। एक ग्रुप ऑफ पीपल है वो बैठी है ताकि इन्वेस्टर्स के साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो NSE इंट्रोड्यूस किया था 1992 में। ये क्या करते हैं, हमारे जो शेयर्स के रिलेटेड जो भी परचेसिंग सेलिंग है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। BSE भी होती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अलग अलग है इसके। फिर आते हैं वो डीमैट बेसिकली 1996 में आया था कि जितने भी शेयर्स हमारे पहले कैसे थे कि हमें एक सर्टिफिकेट मिलता था, जैसे कि हम लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं सर्टिफिकेट्स, तो वैसे ही शेयर्स में अगर हम लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा तो उसका भी हम लोगों को सर्टिफिकेट मिलता है। जो आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था बहुत पहले से ही सर्टिफिकेट थे, बट अभी 1996 में रूल आया कि ये सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो ये अप्रॉक्सीमेटली बिफोर कोविड तक पूरा कंपलसरी हो गया था, फिजिकल में होगा तो ऑटोमेटिकली वो कैंसिल में देखा गया था, मतलब उसके बाद वो वैलिड नहीं थे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स। फिर आते हैं इंक्रीज इन द एक्सेस ऑफ अ ग्लोबल फंड्स इन द इंडियन कंपनीज परमिटेड थ्रू द ADR, दैट इज अमेरिकन डिपॉजिटर रिसिप्ट्स एंड GDR, मतलब इसमें ग्लोबली भी कुछ कंपनीज परमिट करती है ADR एंड GDR। उसके बाद IEPF आया, मतलब अगर हम लोगों ने, हमारे जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने अगर खुद का पैसा क्लेम नहीं किया होगा एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे अकाउंट में चले जाते थे, दैट इज IEPF, दैट इज इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, जो इस्टेब्लिश हुआ था 2001 में, ताकि उस पैसों का कोई मिसयूज ना कर पाए। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 9 खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी दैट विल बी द चैप्टर नंबर 10, और वो जो वीडियो आएगी वो प्लीज़ उसे एंड तक देखना, बिकॉज उसमें हमें आपको कुछ पूरे चैप्टर्स के, पूरे बुक के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी जो रैपिडली या फिर रिपीटेडली आपको एग्जाम्स में आते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ पॉइंट आपको नहीं समझे तो उसको आपकी शॉर्ट वीडियोस चाहिए तो वो भी बता दीजिए, वो भी हम लोग लेके आ जाएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।